दोस्तों आज के टाइम में डाटा और इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न और सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल स्फेयर में। पर इसकी पॉलिटिकल कैंपेनिंग और प्रोपेगेंडा में यूजेज की बात कोई नई नहीं है। जहां ये गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी देने में मदद करती है, दूसरी साइड मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जैसे कि प्रचार के द्वारा मीडिया की मदद से माइंड्स को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि लीडर्स अपने लिए वेव क्रिएट करते हैं सो दैट उनको मासेस की सपोर्ट मिल सके। कैसे अपने डिसीजंस को सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे ये माइंड्स को कंट्रोल करते हैं। भाई ये तो बता, प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा का मतलब है इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ जो या तो फॉल्स हो या उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, जो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को सपोर्ट देने के लिए यूज़ किए गए हों। बट सीधा आज के टाइम के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कैसे मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाहों ने लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करके अपना राज स्थापित किया। कैसे इस चीज़ के रिलेटेड ग्राम्स्की ने जेल में बैठकर ही एक थ्योरी लिख दी जो शायद आज भी पॉलिटिशियंस पढ़ते होंगे। ऐसे ही किस तरह यूएसए ने माइंड्स को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे इसको यूज़ किया। प्रोपेगेंडा का क्या रोल रहा कोल्ड वॉर के दौरान। 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन के कारण इस प्रोपेगेंडा सिस्टम में क्या बदलाव आए, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के आने से। आप सबका स्वागत है करंट टॉक्स पे। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं इटली के तानाशाह मुसोलिनी से, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मुसोलिनी एक बहुत बड़े प्रचारक थे जिनको लोगों के माइंड्स पे राज करने की इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छी तरह से पता था। मुसोलिनी खुद एक राइटर और एडिटर थे जो आइडियाज़ की पावर को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने 1923 में कॉम्प्रिहेंसिव सेंसरशिप कानून का प्रस्ताव रखा और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पब्लिकेशंस को रोकने की और कंट्रोल करने की बात की। उन्होंने 1929 में प्रेस के लिए एक हाई कमीशन को इस्टेब्लिश किया, ये कहकर कि ये कमीशन फ्रीडम ऑफ प्रेस को कभी भी किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगी। पर इसके बावजूद उन्होंने एक एक्सेप्शन रख दी कि ये मीडिया और प्रेस कभी भी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं लिखेगी। जर्नलिस्ट को बोला जाता था कि वो भी बाकी प्रोफेशनल्स की तरह देशभक्ति की भावना दिमाग में रखकर इटली के लोगों की एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें ताकि उनमें देश प्रेम की भावना को इनकरेज किया जा सके। मुसोलिनी ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जिसमें ना ही कोई ऐसा जर्नलिज्म था जो कि स्टेट के एक्शन को इन्वेस्टिगेट करने की बात करे या देश के न्यूज़पेपर के राइटर्स और एडिटर्स के माइंड को इन्फेक्ट कर सके। इससे हम देख सकते हैं कि कैसे मुसोलिनी ने मीडिया को कंट्रोल करके लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मुसोलिनी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप के दायरे को बढ़ा दिया था। अब बात करते हैं हाउ हिटलर कंट्रोल्ड माइंड्स। माइंड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मेथड था टेरर को यूज़ करना, जिसके लिए हिटलर ने जर्मन पुलिस को पूरा कंट्रोल दिया था ताकि वो किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सके, वो भी बिना किसी रीज़न से। भावनाओं को भड़काना और बायस्ड मटेरियल का यूज़ करना ज़्यादातर हिटलर के पावरफुल टूल्स माने जाते थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और आयरन रेस का आइडिया लोगों के मन में कल्टीवेट करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान तकरीबन सारे देश लोगों को वॉर के लिए इकट्ठा करने के लिए उस टाइम प्रोपेगेंडा का यूज़ करते थे, लेकिन हिटलर इनके प्रोपेगेंडा के तरीके के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। हिटलर का ये मानना था कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मिलिट्री और इकोनॉमी को कंट्रोल करना था। हिटलर भी अपने दोस्त मुसोलिनी के नक्शे कदमों पर चलने लगे थे। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपेगेंडा की मदद से हिटलर जर्मन मीडिया, न्यूज़पेपर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, रैलीज एंड स्कूल टेक्स्ट बुक में भी अपना प्रोपेगेंडा लाने में सफल होते थे। हिटलर ने अपनी बुक मेक ऑफ में लिखा कि कैसे अपने पर्पस को अचीव करने के लिए प्रोपेगेंडा कुछ पॉइंट्स तक ही सीमित होने चाहिए और ये प्रोपेगेंडा स्लोगन्स में तब तक चलना चाहिए जब तक आखिरी इंसान नहीं समझता कि आप अपने स्लोगन्स द्वारा उनको क्या समझाना चाहते हो। उस दौरान चलाई जा रही मूवीज, न्यूज़पेपर, कार्टून्स और इवन बच्चों की बुक्स ने सालों पुरानी एंटी ज्यू प्रेजुडाइसिस को पैदा किया और ज्यूज को रेशली इंप्योर दिखाने के लिए नए आइडियाज़ को प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की की। दोस्तों मुसोलिनी के टाइम इटली में एक मार्क्सिस्ट थे एंटोनियो ग्राम्स्की, जो कि इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। मुसोलिनी के गवर्नमेंट ने ग्राम्स्की को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी और हैरानी की बात है कि ग्राम्स्की को इटली की सरकार इतना खतरनाक समझती थी कि 1928 के ट्रायल्स में सरकारी वकील ने ग्राम्स्की के लिए कहा कि हमें इसके दिमाग को 20 साल के लिए रोक देना चाहिए।
ग्राम्स्की ने जेल में ही बैठकर बुक लिखी जिसको प्रिजन नोटबुक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एक हेजेमनी थ्योरी की बात की गई है। हेजेमनी मीन्स डोमिनेशन। ग्राम्स्की लिखते थे कि रूलिंग पावर अपनी हेजेमनी को बनाए रखने के लिए दो तरीके यूज़ करती है। पहला तरीका आता था कल्चरल हेजेमनी, जिसमें था मीडिया का यूज़ करना, एजुकेशन के थ्रू माइंड्स को कंट्रोल करना, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी वो चीज़ें दिखानी जिनसे लोग आपकी तरफ हों, और ऐसे ही किया जा रहा था उस टाइम। ग्राम्स्की कहता था कि अगर इससे बात ना बने तो दूसरा तरीका है कोअर्शन मीन्स स्टेट पावर को यूज़ करना, जैसे कि पुलिस और अपने इंस्टीट्यूशन द्वारा लोगों को डराना ताकि वो आपकी बात माने। बट यार इस पे यूएसए का क्या रिएक्शन था? यूएसए ने भी प्रोपेगेंडा का यूज़ किया 20वीं सेंचुरी में। वैसे तो ये लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आज का फिनोमिना है, बट ऐसी बात नहीं है। 1940s में ही मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा प्रोपेगेंडा का यूज़ देखने को मिलता है, जैसे हमने पहले भी बात की है। अमेरिका पर ये हावी ना हो जाए इसलिए उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। 1948 में रेडियो नेटवर्क शोज़ की लार्ज ऑडियंस होने के कारण मीडिया इंडस्ट्रीज ने मास ऑडियंसेस को नेशनल एड्स ब्रॉडकास्ट करके बहुत पैसा कमाया। बट उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोपेगेंडा प्रॉपर कैनलाइज नहीं कर पाती थी। एक साइड पर एड्स रिपब्लिकन पार्टी की शो होती थी तो सेम टाइम पर डेमोक्रेटिक पार्टी की एड्स भी शो होती थी। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जो रिपब्लिकन पार्टी को देखना चाहता हो उसे वही दिखाया जाए। ऐसे ही कोल्ड वॉर, जो कि एक ऐसी वॉर थी जो बैटल ग्राउंड में नहीं लड़ी जा रही थी बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मील विचारधाराओं की लड़ाई थी, जो यूएसए और यूएसएसआर मीन्स आज के रशिया के बीच लड़ी जा रही थी 1945 से लेकर 1990s के दौरान। यूएसए अपनी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी साइड यूएसएसआर कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था। दोनों सुपर पावर्स अपनी अपनी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स के कारण गुड लाइफ को दिखाने और दुश्मन की कमियों को पेश करने में लगे हुए थे। न्यूज़ को पहुंचाना या रोकना ही सब कुछ था और इस गेम को कहा जाता था प्रोपेगेंडा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरे तरीके से कंट्रोल्ड था और न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविज़न फोकस करते थे एंटी वेस्टर्न एंड एंटी कैपिटलिस्ट स्टोरीज पर। सिमिलरली अमेरिकन गवर्नमेंट और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज लोगों को कम्युनिज्म के अगेंस्ट करने के लिए मीडिया स्पेशली रेडियो का यूज़ करती थी। प्रोपेगेंडा हर जगह था, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, टेलीविज़न, मूवीज़, एनिमेशन, कॉमिक बुक्स एंड पोस्टर्स। जैसे यूएसए कम्युनिज्म को एक डेविल के तौर पर पेश करना चाहता था, वो उसमें सफल भी रहा क्योंकि कोल्ड वॉर के एंड में जीता कौन? यूएसए। Let's talk about controlling minds through social media in 21st century. Propaganda on social media is being used to manipulate public opinion around the world. .com क्रैश के बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सामने आए, जैसे कि माईस्पेस, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। इन प्लेटफॉर्म्स ने यूजर्स को एम्पावर किया कंटेंट क्रिएट और शेयर करने में, रेट और लाइक करने में और एक दूसरे से कनेक्ट करने में। पहले तानाशाहों ने मीडिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जिससे प्रोपेगेंडा करना इजी रहे अपनी बात पहुंचाने के लिए। बट क्या ये सेम चीज़ यूएसए में पॉसिबल थी? फेसबुक की माइक्रो टारगेटिंग फीचर्स ने यह चीज़ पॉसिबल करने में मदद की। फेसबुक के थ्रू लोगों को टारगेट किया जाने लगा, उनके इंटरेस्ट, परचेजेस, डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। फेसबुक के कस्टम ऑडियंस फीचर जैसे कि पॉलिटिकल कैंपेन्स उन यूजर्स की लिस्ट अपलोड करने को अलाउ करता है जिनको एड्स द्वारा टारगेट करना हो। ये लिस्ट वोटर फाइल्स और ईमेल लिस्ट से ली जाती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप की टीम के लिए फेसबुक एक पावरफुल टूल था, इतने बड़े सैंपल साइज और पॉपुलेशन तक कैंपेन का मैसेज पहुंचाने में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक का यूज़ कई और बड़ी इलेक्शंस में भी हेल्पफुल दिखा, जैसे कि रशिया के पुतिन की इलेक्शंस में। एनालिस्ट द्वारा इकट्ठे किए गए प्रोफाइल्स के डाटा की मदद से एडवर्टाइजर्स टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग से आप तक आपके प्रोफाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जहां पर बात की जाए मीडिया आउटलेट्स की ओनरशिप की, ये कोई 4-5 कंपनीज नहीं बल्कि एक बिग टेक है जो कि निर्धारित करता है कि आप क्या देखते हो। जैसे कि गूगल यूट्यूब का मालिक है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिक है। हाल ही में बड़े बड़े बिग टेक बिलियनर्स ने मीडिया को खरीदना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट जेफ बेजोस अमेजोन की है, टाइम्स मैगजीन मार्क बेनोफ सेल्सफोर्स की है। इन प्लेटफॉर्म्स में एक एल्गोरिथम है जो कि कंट्रोल करता है कि आप क्या देख रहे हो। बहुत सारे रिसर्चर्स भी ध्यान में लेके आए कि कैसे ये एल्गोरिथम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देता है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना अकाउंटेबिलिटी के इसका इस्तेमाल करते हैं।
इवन इंडिया में भी 2019 की लोकसभा इलेक्शन की एक रिपोर्ट बनी जिसका नाम था सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। उसके अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस की ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को शेप करने में। पिछले कुछ सालों में इलेक्शंस में इसका यूजेज भी बहुत देखने को मिला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने आईटी सेल्स बनाए हुए हैं जिसके द्वारा वो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर लड़ते हैं। सोशल मीडिया ने हमारे सोशल ब्रेन को भी हैक कर लिया है। जब हमें फेसबुक पे कोई पोस्ट मिलती है, चाहे वो बहुत कम कॉर्पोरेट सोर्सेज और एडवर्टाइजर से आए, हमें अपने किसी न किसी फ्रेंड से मिल जाती है, जिसके कारण हम एक इस पे ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं, जो कि पहले वाली ट्रेडिशनल और लेगेसी मीडिया में नहीं था। सोशल मीडिया मीम्स एक वेपन्स बन जाते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को वू करने के लिए। ऐसे ही पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया मीम्स का पॉलिटिकल यूज देखने को मिला। सोशल मीडिया मीम्स भी इफेक्टिव प्रोपेगेंडा का पार्ट बनने लगे। आज के टेक प्लेटफॉर्म्स प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने में भी सफल रहते हैं, चाहे बात रेसिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, एंटी सेमेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक और अदरवाइज डेंजरस व्यूज को कल्टीवेट करने की हो। प्रोपेगेंडा तो ठीक है, बट सच लोगों तक पहुंचाने में कैसे रोकते थे? सेंसरशिप द्वारा। सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप मीन्स बुक्स, फिल्म्स या न्यूज़ के किसी पार्ट या पूरे पार्ट को लोगों तक पहुंचने से रोकना, चाहे रेगुलेशन से, चाहे लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मीन्स से। चलो बात करते हैं सेंसरशिप इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम थी। ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन प्रेस के खिलाफ सख्त कानून तहत बहुत सारे एक्ट पास किए गए। 1857 के रिवोल्ट की घबराहट से पहले प्रेस का बहुत ही बड़ा रोल था लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और तब से ही ब्रिटिश सरकार इंडिया के फ्रीडम को लेकर चिंतित हो रही थी। न्यूज़पेपर की मदद से राष्ट्रवादी विद्रोही को धीरे धीरे वर्ड्स और सिंबल्स की मदद से जोड़ा जा रहा था। इसी वजह से लॉर्ड लिटन गैगिंग एक्ट को लेके आई, जो कि इंडियन पब्लिकेशंस कंटेंट को कर्टेल और कंट्रोल करता था। इस एक्ट में था कि कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते थे। ऐसे ही 14 मार्च 1878 में इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर की सेडिशियस राइटिंग पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। ये एक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं था। चलो अब बात करते हैं 1975 की नेशनल इमरजेंसी के दौरान की गई सेंसरशिप की। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट के लिए रूल्स बनाए कंट्री में, और उनको कहा गया कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। देश के सभी न्यूज़पेपर को आदेश दिए गए कि कुछ पब्लिश करने से पहले प्रेस एडवाइजर से भी परमिशन ली जाए। अब बात करते हैं इमरजेंसी के दौरान किए गए अरेस्ट और थ्रेट्स की। ज़्यादातर मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इमरजेंसी के प्रकोप के अंडर थे। सेंसस की सीजर्स बड़े बड़े पब्लिशर जैसे कि हिम्मत, जनता, फ्रंटियर, साधना, स्वराज्य जैसे अखबारों को काट रही थी। कईयों को ये भी धमकाया गया था कि उन्हें पब्लिकेशन से निकाल दिया जाएगा और कईयों को जेल में भी भेज दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन पहले न्यूज़पेपर थे जिन्होंने अपने एडिशंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया। बगावत के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ने अपने अपने एडिटोरियल पेजेस खाली छोड़ दिए, और इस मूव को बाकी पब्लिकेशंस ने भी फॉलो किया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार टाइम्स ऑफ लंदन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजल्स टाइम्स के जर्नलिस्ट को निकाल दिया गया था। होम मिनिस्ट्री के अनुसार मई 1976 में लगभग 7000 जर्नलिस्ट और मीडिया कर्मी अरेस्ट हुए थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब रहे होंगे माइंड कंट्रोल और प्रोपेगेंडा के टॉपिक को आपको समझाने में। वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहें वीडियोस के बारे में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग करंट टॉक्स।